हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 की बात करेंगे और जिस पे हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ फेदर। तो अगर आप इसके क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो स्टेटमेंट को समझना। क्या कहा मैंने कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। कहां पर करना है? इक्वेटोरियल लाइन। किसकी इक्वेटोरियल लाइन? मतलब डाइपोल। तो इन तीनों में चीजों में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा हुआ है, डाइपोल भी आपने पढ़ा हुआ है। तो बीच में हमें ये तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? एक फील्ड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट्स पे निकलती है ना। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात डाइपोल, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की और डाइपोल्स की, तो डाइपोल क्या कहता है? अनइक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अनइक्वल चार्जेस बनाने पड़ेंगे और उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। हियर फर्स्ट मान लीजिए मेरे पास वो जो चार्जेस हैं, भाई अगर ये फिगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके पे जो चार्जेस होगा उसे मैंने क्या ले लिया, माइनस क्यू, और ये मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव क्यू। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल क्या कहता है, इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसे हम क्या लिखते हैं, 2a। अब क्या होगा, हमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या हो गया, डाइपोल केस एज यू नो दैट एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहेंगे, ओ। मान लीजिए दिस इज द सेंटर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय O। अब क्या करेंगे, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। तो वही परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल को सेपरेट कर देना इक्वली, सिंपल। और यहां पर मान लीजिए मैं पॉइंट मान लेता हूं और उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किस पॉइंट से, एज यू नो दैट P पॉइंट। तो अब यहां पर क्या होगा, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू होगी, किसकी वजह से, इस माइनस क्यू चार्जेस की वजह से। और इस P पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, किस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव क्यू चार्जेस की। तो देखिए इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब क्या है बच्चे, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस 2a है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, a, और यहां से यहां कितना हो जाएगा। और जहां पर मैंने क्या किया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a से, और जहां पॉजिटिव क्यू रखा है उसे क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, b से। तो बच्चे अब क्या करता हूं, इसके बाद मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देता हूं इस Q माइनस से। तो देखो सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से अच्छे से, मैंने इसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर। ये भाई ये स्टेटमेंट क्या है, ये सारी इसकी जो क्वेश्चन में हमें बोला गया, गिवन है सब कुछ। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली बात क्या निकलेगी, माइनस क्यू की वजह से। तो यहां पर अगर कुछ वैल्यू होगी तो ये जो पॉजिटिव, ये मतलब P पॉइंट है, यहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, एक कौन सा चार्ज देते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो यहां पर बढ़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, रेडिकल इनवर्ट होगी उसकी डायरेक्शन। तो मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास वो क्या होगी, मान लीजिए ये, ठीक। तो अब इस चार्जेस की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी होगी, तो वो मेरे पास क्या होगी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वो कैसी होगी, रेडिकली आउट, ऐसे होगा कुछ। और वो वैल्यू क्या होगी, बट इन दोनों का अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ है और ये है, बट इन दोनों का एक नेट इफेक्ट होगा इस P पर, जिसे हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमें क्या करनी है, इस पॉइंट P पे निकालनी है। और वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए वो रिजल्टेंट मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और वो रिजल्टेंट मेरे पास आ गया।
अब मान लीजिए, अब क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान देना अच्छे से। अब अगर तुम यहां पर ध्यान दो, अगर एक ट्राइंगल आपको आइसोलेस लग रही होगी, तो ये अगर एंगल मेरे पास अगर ये एंगल क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा एंगल, अगर ये एंगल दोनों थीटा है तो इसके ये अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, और इसका एंगल यहाँ क्या होगा, एक सिंगल लाइन पे दोनों चार्जेस एंगल क्रिएट होते हैं ना, तो ये भी मेरे पास एंगल अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा, अगर एंगल ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इस E2 को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, और इस E1 को भी मैं क्या कर सकता हूं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। तो मैं अगर E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा तो देखो, एक E1 की डायरेक्शन यहां पर आ जाएगी, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहां पर जो बनेगा, देखो थीटा के साथ वाली एक्सिस पर हमेशा क्या बनता है, मान लो उसे कहते हैं E1 cos ऑफ थीटा। तो ये आपको मैंने समझाया हुआ ऑलरेडी 11th क्लास में। तो अब दूसरी एक्सिस ये होगी, देखो इसकी, देखो ऐसे है ना, ये मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एक डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ होगी, अब ये एक एक्सिस पे होगा, और इसे हम क्या कह देंगे, E1 sin ऑफ थीटा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस E2 को भी क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में। तो वो दो कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो दो कंपोनेंट मेरे पास होंगे, देखिए एक आ जाएगा मेरे पास E2 cos ऑफ थीटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 cos, सॉरी E1 sin, और सॉरी E2 sin ऑफ थीटा। तो बच्चे ये था हमारे पास फिगर। जिस बच्चे को ये फिगर समझ आ गई, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं सवाल। इसको हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी P पे निकालना था। तो क्या करना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमें, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो बराबर होती है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर, मतलब r डिस्टेंस। तो सेम इसी कंसेप्ट को यूज करके अब हम निकालते हैं। तो देखिए मैं कहता हूं, इफ माइनस Q, या सॉरी इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस Q, मान लीजिए, इज गिवन बाय, तो मेरे पास मुझे क्या आ जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू Q, मैं देखो इसका मैग्नीट्यूड खाली ले रहा हूं, डायरेक्शंस की बात ही नहीं कर रहा, माइनस सॉरी Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस चार्ज पे, इसकी वजह पे निकालना है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, AP होगा ना, तो मैं लिखूंगा AP का स्क्वायर। बट अगर AP के स्क्वायर की मैं बात करता हूं, तो AP को देखो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल होगा ऐसा, तो मेरे पास एक ट्राइंगल देखो ये आगे क्रिएट हो रहा है। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या आ गया बेस, ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। तो मुझे यहां पर क्या करना है, देखो A है, ये मान लो O है और ये P है, तो मुझे AP निकालना है। तो AP का स्क्वायर किससे हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो देखो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू क्या है A, और OP की वैल्यू कितनी है R का स्क्वायर। तो मेरे पास AP का स्क्वायर किससे बराबर आ गया, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए, तो देयरफॉर मेरे पास E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इसके बाद मैंने क्या किया, E1 हैज टू कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, एक आ गया E1 sin ऑफ थीटा, और दूसरा क्या आ गया E2 cos, सॉरी E1 cos। भाई ये खाली लिख देना, ये मेरे पास आ गया E1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 सेम केस में भी है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा BP का स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे मैंने वो निकाला था वैसे ही सेम वैल्यू यहां पर भी होगी। देखो A भी है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड हमें पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक थ्योरम लगाकर। तो देखो सेम मिलर मैं यहां पर लिखूंगा नहीं बार-बार, तो Q ओवर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसको भी हमने क्या लिख दिया था, E2 हैज टू कंपोनेंट।
अगर इसके भी दो कंपोनेंट हैं तो वो दो कंपोनेंट क्या होंगे, E2 sin ऑफ थीटा, E2 cos। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन जो मैं बोल रहा हूं। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाली थी इस पॉइंट पे वो हमें कैलकुलेट करनी थी। बट हम यहाँ लिखेंगे नेट रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। वो किसके बराबर होता है कि बच्चे देखो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब ये E1 प्लस E2 मैंने क्यों लिखा, एक्सियल लाइन पे E1 माइनस E2 माइनस E1 क्यों लिखा था, क्योंकि बच्चे वहां पर क्या था, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से जो नेट बन रहा था वो उन दोनों के बीच का क्या था, मैग्नीट्यूड तो सेम था बट डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। बट यहाँ पर कुछ डायरेक्शन देखो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई अपोजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं किया। तो एज हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2। तो मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 प्लस E1। तो मेरे पास क्या आ गया देखो E1 प्लस E1। तो यहां से मैंने एक बात और बोली आपको, इसके दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट आ गए E1 sin ऑफ थीटा, E1 cos ऑफ थीटा। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, देखो E2 sin ऑफ थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है, बात को समझना अच्छे से। E1 sin ऑफ थीटा की डायरेक्शन यहां पर है, मतलब कुछ ऐसा है कि E2 sin ऑफ थीटा ऊपर की तरफ है, E1 sin ऑफ थीटा की वैल्यू नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता सेम है, और इसके साथ साइन पॉजिटिव रहेगा, इसके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेट इफेक्ट इन दोनों का क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, E1 cos ऑफ थीटा और E2 cos ऑफ थीटा। तो मेरे पास देखो क्या बन गया, नेट E इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, E इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। किसके बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर। तो मेरे पास देखो यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैंने आपको कहा कि E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E2, या E2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, E1। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, E1 cos ऑफ थीटा प्लस E1 cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर मुझे E1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहाँ तक रख कर रहा हूँ। यहाँ तक पास करके आप वीडियो को लिख लेना, जो जो मैंने पार्ट यहाँ पर पॉइंट्स लिखे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो E1 की पहली वैल्यू यहाँ पर देता हूँ, E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पर बाकी चीजें तो हमने इवैल्यूएट कर दी, बट मुझे अब क्या चाहिए, cos ऑफ थीटा निकालना है। तो अगर मुझे cos ऑफ थीटा निकालना है, बट cos ऑफ थीटा देखो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल पे आते हैं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको, वो क्या है, AOP। ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हमें cos ऑफ थीटा क्या कहता है, पंडर बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही आएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्राप्त हो जाएगा। बेस क्या आ गया, OA, मतलब OA की वैल्यू कितनी है, A अपॉन OP, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AP। तो AP की वैल्यू हमने अभी निकाली है, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो AP, बट वहां पर हमें यहाँ पर AP क्या आ जाएगा, हमें वहां पर निकाली थी AP का स्क्वायर होता था A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो हमें AP चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं AP की जगह क्या लिखूंगा, अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो बच्चे ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा मैंने कैसे लिखा है। तो देखिए अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, बस 2 मिनट में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू 2 डॉट Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा क्या होगा, A ओवर अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो बच्चे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2AQ over 4 pi epsilon naught, bases are same, power should be added। तो A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 बाय, यही आएगी ना। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2AQ। 2AQ किसके बराबर होता है, P के बराबर। कौन कहता भाई आपको, मैंने कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहती है, बट हम यहां लिख सकते हैं
2AKO इज इक्वल टू किसका होता है P वेक्टर के। तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपान मेरे पास क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की वैल्यू है 2 3 2 1 2 प्लस 3 3 बाय। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो ये था मेरे पास रिजल्ट इसका। अब मैं इसका एक छोटा सा केस डिस्कस करता हूं आपके साथ। अच्छा यहां तक समझ आई होगी। देखो मैंने इलैबोरेट करके हर एक स्टेप बताया आपको और छोटा सा एक कंसेप्ट और बताऊंगा तो मैंने एग्जाम टाइम पे भी निकाला था लास्ट। देखो अगर हम ऐसा कहते हैं केस इसकी अगर हम बात करते हैं मैं कहता हूं इफ A is less than R तो क्या होगा स्मॉल टर्म शुड बी नेग्लेक्टेड। ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल टर्म को हम क्या कर देते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर की वैल्यू 3/2 यही आएगा बच्चे। तो मेरे पास E क्या आ जाएगा P वेक्टर अवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाहर चल जाएगा जो हो जाएगा A की वैल्यू 6/2 2 under 2 2 6। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी E वेक्टर इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड मतलब ये आ गया डाइपोल अपॉन R का क्यूब which is the required expression for electric field density on equatorial line of a dipole। और याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम आता है। तो बच्चे देखिए इस वीडियो में मैंने ये समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे यूनिफॉर्म की केस पे समझाऊंगा मैं आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक भी करना सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।